एब्जॉर्प्शन होने के बाद देखो हमने बात की थी कि ड्रग आपके पास चली गई है कहाँ पे, जीआईटी ट्रैक से ब्लड स्ट्रीम में चली गई, सो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। अब एब्जॉर्प्शन के बाद हमने क्या करना है, ब्लड ने उसको लेकर जाना है टिश्यूज तक। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड स्ट्रीम से ड्रग जा रही है कहाँ पे, टिश्यूज तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के 2-3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। एक तो ये कि ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ड्रग पूरी बॉडी में आपके पास यूनिफॉर्म ली जाएगी, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। और दूसरा ये पैसिव होती है। पैसिव मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। हमने ड्रग ली, ठीक है, वो यहाँ से होती हुई इट गोज डाउन इन स्टमक। स्टमक से अगर एसिडिक ड्रग है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और अगर बेसिक ड्रग है तो वो इंटेस्टाइन से यहाँ पे आ गई। अब याद रखना है ब्लड के अंदर ड्रग आपके पास 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। एक तो ड्रग एग्जिस्ट करती है फ्री फॉर्म में, और दूसरा आपके पास बाउंडेड फॉर्म में, बाउंड फॉर्म में, ठीक हो गया। एक आपके पास ड्रग एग्जिस्ट करती है फ्री फॉर्म में, और दूसरा ड्रग एग्जिस्ट करती है बाउंड फॉर्म में। अब याद रखना है ये ड्रग जो फ्री फॉर्म में होगी, इट गोज टू द टिश्यूज एंड परफॉर्म इट्स एक्शन। ये यहाँ पे आएगी टू बी मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, ये यहाँ पे आएगी किडनीज के पास टू बी एक्सक्रीटेड। तो याद रखना है हमेशा फ्री फॉर्म में जो ड्रग होगी वही अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, वही मेटाबोलाइज होगी और वही एक्सक्रीट होगी। बाउंड फॉर्म हमेशा प्लाज्मा में ही रहेगी, यानी कि ब्लड में ही रहेगी, ये यहाँ से बाहर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? हम कह सकते हैं कि फ्री फॉर्म एक्टिव होती है, यही बाहर जाती है, मेटाबोलाइज भी होती है, एक्सक्रीट भी होती है और टिश्यूज के पास जाके अपना एक्शन भी परफॉर्म करती है। जबकि बाउंड फॉर्म जो है वो इनएक्टिव होती है, ठीक है, ये मेटाबोलाइज नहीं होती और ना ही एक्सक्रीट होती है, और ये आपके पास प्लाज्मा में यानी कि ब्लड में ही रहती है। सो बाउंड फॉर्म का मकसद क्या है, हमें पता है कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये ड्रग जाके प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती है, ठीक है, तो बाउंड फॉर्म में आ जाती है। अब वो कौन कौन से प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ड्रग्स जिस तरह 2 तरह की होती हैं हमने बात की थी, यहाँ पे आ जाए अगर हम, तो ड्रग्स हमारे पास 2 तरह की थी, एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग। तो याद रखना है अगर तो ड्रग एसिडिक होगी तो वो ब्लड में एल्ब्यूमिन के साथ जाके बाइंड करेगी, और अगर तो ड्रग बेसिक होगी तो वो ड्रग ब्लड में जाकर किसके साथ बाइंड करेगी, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाकर बाइंड करेगी। क्लियर? नाउ इस बाउंड फॉर्म, अब फ्री फॉर्म का तो हमने पढ़ लिया कि फ्री फॉर्म जो है वो टिश्यूज के पास जाती है, लिवर के पास जाती है, किडनीज के पास जाती है, ठीक है, और ये अपना एक्शन परफॉर्म करती है, मेटाबोलाइज भी होती है, एक्सक्रीट भी होती है। तो बाउंड फॉर्म का क्या मकसद है, ठीक है, तो याद रखना है, देखो ड्रग क्यों टिश्यूज की तरफ जाती है, जब हमने ड्रग को ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेकर आए, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्री फॉर्म ज़्यादा थी और टिश्यूज के अंदर तो 0% है ड्रग, ठीक है, तो हमने कहा ना कि ड्रग डिफ्यूज होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ये हमें वैसे भी पता है कि कोई भी चीज़ कब मूव करती है, जब आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होगा। एक चीज़ जहाँ पे ज़्यादा होगी वो मूव करके वहाँ से उस जगह पे जाएगी जहाँ पे वो चीज़ कम है, तो टिश्यूज़ में तो है ही नहीं है ड्रग, ठीक है, तो ये यहाँ से मूव करके जाएगी टिश्यूज़ तक। एज अ रिजल्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे फ्री फॉर्म ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी, तो एज अ रिजल्ट ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, यहाँ से फ्री फॉर्म कम होना शुरू हो जाएगी और टिश्यूज़ के अंदर ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ऐसा ही है। और ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक इनके दरमियान इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, यानी कि सेम कंसंट्रेशन नहीं हो जाती है। अब इन दोनों के दरमियान तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, यहाँ पे भी तो इक्विलिब्रियम रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है बाउंड फॉर्म। जब आपके पास फ्री फॉर्म कम हो रही थी तो ये बाउंड फॉर्म अगेन कन्वर्ट हो रही थी फ्री फॉर्म में, ठीक है, ये दोबारा कन्वर्ट होगी फ्री फॉर्म में और एज अ रिजल्ट ये फ्री फॉर्म फिर जाएगी टिश्यूज़ तक और आपके पास सारी की सारी ड्रग जाएगी टिश्यूज़ तक और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। यहाँ तक समझ आ गया? तो बाउंड फॉर्म का क्या मतलब है, मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बाउंड फॉर्म जो है वो रिजर्वायर के तौर पे काम करती है। तो रिजर्वायर के तौर पे कैसे काम करती है कि जब फ्री फॉर्म टिश्यूज़ तक जा रही थी तो फिर बाउंड फॉर्म पीछे से दोबारा कन्वर्ट हो रही थी फ्री फॉर्म में। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो हम बात करते हैं
4 किस्म के फैक्टर्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं टिश्यू परमेबिलिटी की, ठीक है। अब टिश्यू परमेबिलिटी, अब देखो 2 चीज़ें होती हैं ना, एक आपके पास ड्रग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरा ड्रग को कुछ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। अगर हम ड्रग प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, तो ड्रग प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाता है साइज़। अब याद रखना है ड्रग हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, ड्रग हमारे पास प्रेजेंट है ब्लड में, और कहाँ पे प्रेजेंट है, कैपिलरी में, ठीक हो गया, यानी कि कैपिलरी तक आ गई, क्योंकि वहीं से तो आगे उसने टिश्यूज तक डिफ्यूज़ होने। अब याद रखना है ड्रग ने उस कैपिलरी से बाहर निकलना है, तो उस कैपिलरी से बाहर निकलने के लिए ड्रग का जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 600 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट। जब ड्रग का साइज़ ये होगा 600 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आपके पास कैपिलरी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, ठीक है। अब कैपिलरी से बाहर हमारे पास क्या है, कैपिलरी से बाहर हमारे पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटर हो जाएगी। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आगे उसने कहाँ पे इंटर होना है, आगे उसने इंटर होना है टिश्यूज़ में, ठीक है। तो टिश्यूज़ में इंटर होने के लिए उसको जो साइज़ चाहिए दैट इज़ 50 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब टिश्यूज़ के बाद उसने कहाँ पे इंटर होना है, टिश्यू से स्मॉलर यूनिट हमारे पास क्या होता है, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स ना। अब उसने आगे सेल्स में इंटर होना है, तो सेल्स के बाहर हमारे पास क्या होती है, सेल्स के, यानी कि यहाँ से इसने इंटर होना है सेल्स के अंदर, और हमें पता है सेल्स के बाहर, तमाम बायोलॉजिकल सेल्स के बाहर हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ड्रग को लिपोफिलिक होना चाहिए, तभी वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकती है, और दूसरा ड्रग को अनआयोनाइज्ड होना चाहिए, तभी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमने बात क्या की है कि कैपिलरी में प्रेजेंट थी, कैपिलरी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उससे 600 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, यानी कि इसका साइज इतना होना चाहिए। देन कैपिलरी से बाहर आ गई, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद इसने कहाँ पे जाना है, इसने जाना है टिश्यूज़ में, ठीक है। तो टिश्यूज़ में एंटर होने के लिए इसको चाहिए 50 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट। टिश्यूज़ में एंटर होगी, अब टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो इसने अब आगे सेल्स में जाना है, और सेल्स के बाहर हमारे पास प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ड्रग्स लिपोफिलिक भी होनी चाहिए और आपके पास अनआयोनाइज्ड भी होनी चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी बैरियर्स, किस किस किस्म के बैरियर्स का सामना करना पड़ता है ड्रग को। तो हमने बात की है, सबसे पहले वो कैपिलरी से बाहर निकलती है, ठीक है। तो कैपिलरी से बाहर निकलती है तो पहली जो मेम्ब्रेन का उसको सामना करना पड़ता है, या पहले बैरियर का जो सामना करना पड़ता है वो है कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर। उसको क्रॉस करने के बाद ये बाहर आई, बाहर आपके पास क्या था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड था। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो टिश्यूज़ में एंटर हुई, और मतलब आगे उसने सेल्स में एंटर होना है ना, तो सेल्स में एंटर होने के लिए जो सेल बैरियर का सामना करना पड़ता है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो कि ये भी आपके पास बैरियर के तौर पे काम करती है। इसके अलावा वो ड्रग्स जो ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। अब हर ड्रग ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। और याद रखना है ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो हमारे पास टाइटली एपिथेलियल जंक्शन होता है, कंटिन्यूस होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, इसलिए ड्रग इसको इतनी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ वही ड्रग्स क्रॉस करेंगी जो कि लिपोफिलिक होंगी, ऑलराइट। इसके अलावा आपके पास प्लेसेंटल बैरियर होता है। प्लेसेंटल बैरियर कहाँ पे होता है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है, ताकि ड्रग का फीटस तक कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, CSF का बैरियर भी होता है, ठीक है, CSF बैरियर भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ बैरियर्स थे जिनका ड्रग को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड फ्लो। अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें तो याद रखना है कि जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। तो हम कहते हैं कि ब्रेन है हमारे पास, किडनीज़ हैं, लिवर है, लंग्स हैं, ठीक है। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जिन तक ब्लड ज़्यादा जाता है। जब ब्लड ज़्यादा जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल में आपके पास प्रोपोफोल एक ड्रग है, ठीक है, जो कि ब्रेन तक जाती है, ठीक हो गया, और बंदा बेहोश हो जाता है इससे, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर ब्रेन से बाद ये देखो, ये ब्रेन तक गई और अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है। अब ब्रेन के बाद ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, ये मसल्स तक भी आएगी, एडिपोज टिश्यूज तक भी आएगी स्लोली, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा होश में आता रहता है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ बाइंडिंग एबिलिटी।
हमने कहा ना ड्रग दो फॉर्म्स में होती है, एक आपके पास फ्री फॉर्म में होती है और दूसरी हमारे पास कौन सी फॉर्म में होती है, बाउंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो बाइंडिंग एबिलिटी हमारे पास क्या है, हमने कहा ड्रग्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास होती है, ऊपर हमने डिस्कस किया था एसिडिक ड्रग्स, और दूसरी हमारे पास होती हैं बेसिक ड्रग्स। और एसिडिक ड्रग्स कौन से प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी, एल्ब्यूमिन के साथ, और बेसिक ड्रग्स कौन से प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। अब इस बाइंडिंग को हम नाम देते हैं, इस बाइंडिंग को हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ने ये भी कहा था कि वो ड्रग जो कि फ्री फॉर्म में होती है वही बाहर जाती है, अपना एक्शन परफॉर्म करती है, वही मेटाबोलाइज होगी, वही एक्सक्रीट होगी, जबकि जो बाउंड फॉर्म होती है वो प्लाज्मा में ही रहती है। सो अब हम ये देखते हैं, नाउ हम देखते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को, या एक डॉक्टर के लिए, एक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए ये क्यों जानना ज़रूरी है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इस एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो पेशेंट्स थे, ठीक है, और दोनों को हेडेक था, आपने दोनों को डिफरेंट ड्रग्स दी, ठीक है। अब एक पेशेंट को आराम हो गया विद इन 30 मिनट्स और दूसरे पेशेंट को आराम हुआ 1 घंटे में, ठीक है। तो आप कहते हो कि एक ड्रग ने अपना जल्दी रिस्पॉन्स शो किया है और दूसरी ड्रग ने अपना देर से रिस्पॉन्स शो किया है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हम ड्रग को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हम क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ें देखने के लिए। एक हम देखते हैं कि ड्रग का ऑनसेट क्या है, और दूसरा हम देखते हैं ड्रग की ड्यूरेशन क्या है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय ऑनसेट एंड व्हाट इज मेंट बाय ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑनसेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमने ड्रग ली और अब जिस टाइम देखो हमने ड्रग ली उसके बाद उसने अपना इफेक्ट किया, तो वो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन विच वी टेक द ड्रग एंड इट शोज इफेक्ट, इसे हम कहते हैं ऑनसेट, ठीक है। इसी बेस पे हम कहते हैं ड्रग्स दो तरह की होती हैं, कुछ हमारे पास होती हैं फास्ट जो कि जल्दी अपना रिस्पॉन्स शो करती हैं, और कुछ हमारे पास होती हैं स्लो, यानी कि कुछ लेते साथ ही अपना एक्शन परफॉर्म कर देती है, आराम हो जाता है, और कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से आराम देती हैं। दूसरा हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक अ ड्रग ए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने एक ड्रग ए ली है, सो आई हैव टू टेक द नेक्स्ट ड्रग आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, यानी कि ये 12 घंटे तक अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती है। अब 12 घंटे के बाद मैंने कोई दूसरी दवाई लेनी है, तो वो हमारे पास होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इस बेस पे भी ड्रग्स दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास होती हैं प्रोलॉन्ग यानी कि जिनका ड्यूरेशन यानी कि जो ज़्यादा देर तक करती हैं, और दूसरा हमारे पास होती हैं शॉर्ट एक्टिंग यानी कि जिनके लेने के कुछ 2-3 घंटों बाद, या आप कह लो कुछ टाइम बाद आपने दूसरी ड्रग लेनी होती है, ठीक है। इमरजेंसी के केस में कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, इमरजेंसी के केस में हम फास्ट ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के केस में, क्योंकि इमरजेंसी में बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने जल्द से जल्द रिस्पॉन्स शो करवाना होता है, तो इमरजेंसी के केस में हम फास्ट ऑनसेट वाली ड्रग्स को यूज़ करेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हमने दो ड्रग्स ली हैं, याद रखना है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग थी जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिसकी ज़्यादा थी, और दूसरी वो ड्रग है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है, ठीक है। तो वो ड्रग जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो ज़्यादा बाउंड हो रही है प्रोटीन्स के साथ, उसकी बाउंड फॉर्म ज़्यादा है और फ्री फॉर्म कम है। जब फ्री फॉर्म कम होगी तो हम क्या कहते हैं, फ्री फॉर्म ही तो बाहर जाती है, फ्री फॉर्म ही एक्सक्रीट होती है, फ्री फॉर्म ही मेटाबोलाइज होती है, ठीक है। तो जब फ्री फॉर्म कम है तो ये टिश्यूज़ पे जाके भी कम एक्ट करेगी, यानी कि एंट्री टिश्यूज़ के अंदर भी कम होगी। तो टिश्यूज़ के अंदर एंट्री को ही तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब टिश्यूज़ के अंदर कम जा रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो रही है। जब डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स उसका होगा, ठीक है, और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, यानी कि ज़्यादा देर तक इसका एक्शन परफॉर्म होता रहेगा। दूसरा हमारे पास ऐसी ड्रग है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है। जब बाइंडिंग कम है इसका मतलब है फ्री फॉर्म ज़्यादा है, बाउंड फॉर्म कम है। फ्री फॉर्म ज़्यादा है तो फ्री फॉर्म ही तो बाहर जाएगी, वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, यानी कि टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा जाएगी। जब टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा जाएगी तो इसी को तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। जब डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी तो रिस्पॉन्स भी फास्ट होगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम होगा। नाउ इससे मुराद क्या है, देखो हम कहते हैं ना कि एक ड्रग है जो कि फ्री फॉर्म में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ तक जाएगी, ऐसा ही है। तो जब वो
जितनी जल्दी वो टिश्यूज़ तक जाएगी उतना जल्दी इनके दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो उतना ही जल्दी बाउंड फॉर्म भी जो है वो इनके दरमियान इक्विलिब्रियम रखने की कोशिश करेगी, उतनी जल्दी बाउंड फॉर्म दोबारा कन्वर्ट होगी फ्री फॉर्म में और फ्री फॉर्म दोबारा जाएगी टिश्यूज़ में। तो कहने का मकसद ये है कि फ्री फॉर्म, हम कहते हैं जिस ड्रग की फ्री फॉर्म ज़्यादा होती है उसका ऑनसेट ज़्यादा होता है, वो अपना रिस्पॉन्स जल्दी शो करती है, और जिस ड्रग की बाउंड फॉर्म ज़्यादा होती है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक ड्रग बाउंड फॉर्म में ज़्यादा है तो ये स्लोली कन्वर्ट होती रहेगी फ्री फॉर्म में, ठीक है, और फ्री फॉर्म आगे चलती जाएगी। जब स्लोली कन्वर्ट हो रही है तो इसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता ये फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जब तक ये सारी फ्री फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी फ्री फॉर्म आगे भी आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी प्रोलॉन्ग होगा, देर तक होगा, ठीक है। सो समरी क्या है कि बाउंड फॉर्म अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अगर फ्री फॉर्म ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ तक जाएगी, ठीक है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड फॉर्म कन्वर्ट होगी फ्री फॉर्म में, जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बाउंड फॉर्म ज़्यादा है और फ्री फॉर्म कम है तो फ्री फॉर्म कम जाएगी टिश्यूज़ तक, तो बाउंड फॉर्म भी स्लोली स्लोली कन्वर्ट होगी फ्री फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। और समरी क्या है कि बाउंड फॉर्म ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से रिलेटेड है और फ्री फॉर्म ऑनसेट से रिलेटेड है। जिसकी फ्री फॉर्म ज़्यादा उसका फास्ट रिस्पॉन्स, जिसकी बाउंड फॉर्म ज़्यादा उसका डिले रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर नाउ, ठीक है। नाउ हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। पेशेंट डॉक्टर के पास आया है, ठीक है, तो कोई भी उसने अपना साइन एंड सिम्टम दिया है, सो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन डॉक्टर उससे सबसे पहले एक क्वेश्चन ज़रूर करता है कि आया कि वो किडनी का मरीज़ तो नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली हमारे पास किडनी का फंक्शन क्या है, वो ब्लड को फिल्टर करती है, ऐसा ही है, और नॉर्मली वो ब्लड में से प्रोटीन को फिल्टर नहीं करती है। जब वो एबनॉर्मल हो जाती है तो वो ब्लड में से क्या करती है, प्रोटीन्स को भी फिल्टर करना शुरू कर देती है। जब वो प्रोटीन्स को फिल्टर करना शुरू कर देगी तो क्या होगा, प्रोटीन यूरिन में से बाहर निकल जाएंगे। तो मेजर प्रोटीन हमारी बॉडी में कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन इज लॉस्ट इन यूरिन, एल्ब्यूमिन यूरिन से कम हो जाएगा, तो एल्ब्यूमिन के साथ कौन सी ड्रग्स बाइंड कर रही थी, एसिडिक ड्रग्स, ठीक है। तो एसिडिक ड्रग्स बाइंड नहीं करेंगी, जब बाइंड नहीं करेंगी तो इट मीन्स के बाउंड फॉर्म कम होगी जबकि फ्री फॉर्म ज़्यादा होगी। जब फ्री फॉर्म ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करेगी जाकर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर किडनीज के पास जाएगी एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। इस केस में हम क्या करेंगे, हम हमेशा इस केस में डोज को कम करेंगे। सो इफ एनी पेशेंट हैज़ किडनी डिसऑर्डर रिड्यूस द डोज, ठीक है, डोज को हमेशा कम करना है। क्यों, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक हो गया। दूसरा केस है हमारे पास एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। देखो आपने पढ़ा होगा एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सडन, ऐसा ही है, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशंस में। तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं ड्यूरिंग एक्यूट फेज। अब एक्यूट फेज क्या है, अगर कोई इमरजेंसी हो गई है, हार्ट अटैक हो गया है, स्वेयर बर्न हो गया है, स्वेयर शॉक है, सर्जरी है, तो ये सारे एक्यूट फेज हैं, ठीक है, सडन हुए हैं। तो इस दौरान ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स इज अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। जब ये रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स इमरजेंसी की सिचुएशन में बढ़ जाते हैं। जब ये बढ़ जाएगा तो ये आपके पास क्या करता था, आई टोल्ड यू कि बेसिक ड्रग्स इसके साथ आके बाइंड कर रही थी। जब बेसिक ड्रग्स इसके साथ बाइंड कर रही थी तो क्या होगा, अब बाइंड हो रही है तो फ्री फॉर्म कम हो जाएगी, बाउंड फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा ही है, फ्री फॉर्म कम हो जाएगी, बाउंड फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब बाउंड फॉर्म ज़्यादा, वो तो बाहर नहीं जाएगी, अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डोज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
ताकि ज़रूरत से ज़्यादा ड्रग बाहर जाए। इज दैट क्लियर? नाउ द थर्ड सिचुएशन इज सुसाइडल अटेम्प्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज टेकन 100 ऑफ स्लीपिंग पिल्स, आप क्या करोगे? ठीक है, इफ डायलिसिस इज यूजफुल और नॉट। देखो उसने एक्सेसिव अमाउंट में पिल्स ली हैं, हमने उनको उसकी बॉडी से रिमूव करना है, और रिमूव करने का काम किसका है? किडनी का है। अब ज़्यादा अमाउंट में ले ली है तो ज़्यादा तो किडनी भी रिमूव नहीं कर सकती, ठीक है, वो एक हद तक ही अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो हम क्या डायलिसिस करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, सो इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट विच ड्रग हैज टेकन बाय द पेशेंट इन एक्सेसिव अमाउंट, राइट। हम देखेंगे कि आया कि वो ड्रग कैसी है, यानी कि उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है या उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि डायलिसिस करेंगे या नहीं। अब देखो डायलिसिस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है? वी टेक द ब्लड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डायलाइजर, उसमें हम डालते हैं ब्लड को, वो ब्लड को फिल्टर करता है और फिर अगेन हम लोग ब्लड को बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि डायलाइजर का काम भी बिल्कुल वही है जो कि किडनी का काम है। अब किडनी भी नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करती है, तो डायलाइजर किडनी की रिप्लेसमेंट में ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो डायलाइजर भी प्रोटीन्स को नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल डायलाइजर ना इस तरह सीव लाइक ट्यूब समझ लें या स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, छन्नी की तरह। ठीक है, और यहाँ से प्रोटीन्स बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन्स बाहर नहीं आ रहे तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने ड्रग ली है, उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है उस ड्रग की, तो इसका मतलब है कि वो तो प्रोटीन्स के साथ बाइंड हुई हुई है। तो इस केस में आप डायलिसिस करोगे या नहीं करोगे? प्रोटीन्स को तो फिल्टर ही नहीं कर रहा है ना, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा, इट मीन्स कि वो प्रोटीन के साथ बाउंड हुई है, तो यहाँ से तो प्रोटीन्स बाहर ही नहीं निकल रहे। जब प्रोटीन्स बाहर नहीं निकल रहे तो वो ड्रग भी तो प्रोटीन के साथ ही बाइंड हुई है, वो क्या खाक निकलेगी? ठीक है, सो इस केस में हम डायलिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? वी यूज़ सम अदर मेथड्स, जिस तरह हम लोग गैस्ट्रिक लिवॉच कर सकते हैं या कुछ एंटीडोट होंगे उस ड्रग के, हम वो यूज़ करेंगे। बट इस केस में हम लोग डायलिसिस नहीं करेंगे क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल। ओके, सो ये हमने कुछ कंडीशंस देखी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है? याद रखना है ये वो वॉल्यूम है जो कि ड्रग को चाहिए होता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। ठीक है, वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अ ड्रग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने इस वॉल्यूम के बारे में ये याद रखनी है दैट इट इज़ एन अपेरेंट वॉल्यूम। ये रियल वॉल्यूम नहीं है, ये जस्ट एक अपेरेंट वॉल्यूम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लें। ठीक है, डोज एडमिनिस्टर्ड डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे। देखो हम जब ड्रग ले रहे थे तो वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में आ रही थी, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड से टिश्यूज में जा रही थी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नाउ हम फॉर एग्जांपल आईवी इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी कहा है फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1000 मिलीग्राम ड्रग इंड्यूस करवाई है बॉडी में। ठीक है, तो क्या वो 1000 की 1000 आएगी ब्लड के अंदर? ऑब्वियस सी बात है आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम इंट्रावीनसली दे रहे हैं। तो वो 1000 की 1000 मिलीग्राम आपके ब्लड में आ गई। अब आईवी इंजेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से लिया है ब्लड सैंपल एंड आप इसमें चेक करना चाह रहे हो कि ब्लड के अंदर कितनी ड्रग आई, और ये सैंपल आपको बता रहा है 50 मिलीग्राम पर लीटर आपके ब्लड में ये ड्रग पाई गई है। ठीक है, मतलब क्या है 50 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब क्या है कि 1 लीटर के अंदर आपके पास 50 मिलीग्राम ड्रग पाई गई है। लेकिन हमने कितनी दी थी? हमने दी 1000 मिलीग्राम। तो जब 1 लीटर के अंदर 50 मिलीग्राम है तो 1000 मिलीग्राम कितने लीटर्स के अंदर होगी? 1000 अगर देखो ना 1000 अपॉन 50 करें तो कितना आता है? इट विल बी 20 लीटर्स। ठीक है, सो अगर हम ड्रग दे रहे हैं, हमने जब उसका
चेक किया तो वो हमारे पास 1 लीटर 50 मिलीग्राम आ रही है। सो 1000 लीटर के लिए तो हमारे पास 20 लीटर ब्लड होना चाहिए। लेकिन क्या हमारी बॉडी में 20 लीटर्स ब्लड होता है? अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इनफैक्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एबनॉर्मल की भी बात कर लो तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। 20 लीटर्स तो किसी सूरत में बनता ही नहीं है। ठीक है, सबके पास 5 लीटर्स ब्लड होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन 20 लीटर्स तो किसी सूरत में नहीं होता। सो अब यहाँ पे हमारे पास, अब आप बोलोगे कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन गलत नहीं है, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल हम अगर ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल हमें बताता है कि 200 मिलीग्राम पर लीटर पाई गई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 लीटर के अंदर हमारे पास ड्रग पाई गई है 200 मिलीग्राम। तो हमने दी है जी 1000 मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम कितने में पाई जाएगी? तो 1000 मिलीग्राम को अगर हम करें 200 के साथ तो ये हमारे पास 5 लीटर आ रहा है, विच इज़ करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो एक जगह हम देखते हैं कि हमारे पास ड्रग ने प्लाज्मा कंसनट्रेशन आ रही है 50 मिलीग्राम पर लीटर। इसके हिसाब से हम अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो ये गलत है, लेकिन अगर हम जब देख रहे हैं 200 मिलीग्राम तो वो आपके पास ठीक आ रही है। तो ऐसा क्यों है? ये बेसिकली गलत नहीं है, बोथ द कैलकुलेशंस आर करेक्ट बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज़ एन अपेरेंट वॉल्यूम। ये आपके पास रियल वॉल्यूम नहीं है, इट इज़ एन अपेरेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब हो क्या रहा है? आपने जब आईवी इंजेक्ट किया और आपने कहा कि 1000 की 1000 मिलीग्राम आपके ब्लड के अंदर आ गई, तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि वो 1000 की 1000 सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड के अंदर ही रह रही है। लेकिन क्या ऐसा होता है? 1000 की 1000 सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड के अंदर ही रहेगी? क्योंकि आपकी बॉडी कोई सिंगल कंपार्टमेंट तो नहीं है ना, इट इज़ मल्टी कंपार्टमेंट। आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल टिश्यूज़ हैं, वो लिवर, लंग्स, किडनी, ब्रेन सब तक जाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल कंपार्टमेंट है, सो इट मीन्स कि वहाँ से ड्रग टिश्यूज़ तक भी तो जा रही है, आप उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि ड्रग सिर्फ और सिर्फ आप ब्लड में ही रहे, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि 200 मिलीग्राम पर लीटर ही होती है, लेकिन उसमें से 50 मिलीग्राम आपके ब्लड में ही रहती है, जबकि जो बाकी की 150 मिलीग्राम थी वो आपके पास चली गई है टिश्यूज़ में। हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई हमारे पास कैलकुलेशन हमें लग रहा था कि ये गलत है, ठीक है। हम ये कंसिडर कर रहे थे कि सारी की सारी ड्रग हमारे ब्लड में रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ड्रग हमारे ब्लड में कुछ परसेंट रहती है, बाकी ब्लड हमारे टिश्यूज़ तक जाती है। तो अब समझ आ गया? ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे मे बी, बट मैंने इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। कि आपने आईवी इंजेक्ट किया, ठीक है, 1000 मिलीग्राम। हम पहले ये एज्यूम कर रहे थे कि 1000 के 1000 आपके ब्लड में ही रह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जब हमने कैलकुलेशन की, हमने जब प्लाज्मा कंसनट्रेशन चेक की तो उसने हमें बताया 50 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारे पास तो 20 लीटर्स ब्लड होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो जब हम फॉर एग्जांपल करते हैं और हमारे पास 200 मिलीग्राम, अब होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास 200 मिलीग्राम आता, तो असल में होता 200 मिलीग्राम ही, उसमें से 150 जो है वो आपके पास टिश्यूज़ में चला जाता है, बाकी का 50 मिलीग्राम आपके पास ब्लड में ही रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको मज़ीद ईजी करके बताऊँ, बल्कि वो ज़्यादा ईजी था, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में टोटल वाटर वॉल्यूम कितना होता है? हमारी बॉडी में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है 42 लीटर्स। उसमें कुछ सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल के बाहर जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ 14 लीटर्स, और सेल के अंदर आपके पास 28 लीटर्स प्रेजेंट होता है, ऐसा ही है। अब उस 14 लीटर्स में आपके पास 4 लीटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, और बाकी का जो आपके पास प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है 10 लीटर्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, राइट। अब आप लोगों ने याद रखना है 3 केसेस हैं, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि अपने साइज़ में बड़ी होती हैं। जब वो साइज़ में बड़ी हैं तो इसका मतलब है
कि वो ये जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, जब क्रॉस नहीं कर पा रही इसका मतलब है कि वो ब्लड में ही रह रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, जब आपके पास ड्रग का साइज ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपके पास क्रॉस नहीं कर सकती है। जब क्रॉस नहीं कर सकती तो वो प्लाज्मा में ही रहती है। ठीक है, वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है, बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है ना ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में है। और ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं, ऐसी फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है हेपरिन। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में ही रहती है। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने दूसरी किस्म के अगर मैं ड्रग की एग्जांपल दूं तो कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि अपने साइज में तो स्मॉल होती हैं। ठीक है, जब वो साइज में स्मॉल है तो आपके पास ये कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, उसके दरमियान हमारे पास स्लिट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्लिट जंक्शंस। तो जब साइज में छोटी है तो वो आपके पास उन स्लिट जंक्शंस में से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगी। लेकिन वो ड्रग हाइड्रोफिलिक भी थी, तो हमने ये बात भी की थी कि जब वो ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी तो वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो इट मीन्स कि वो ड्रग आपके पास प्लाज्मा में भी रह रही है। प्लाज्मा में क्यों रह रही है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो वो प्लाज्मा में रह रही है, और जो थोड़ी बहुत आगे जा रही है वो क्यों जा रही है, थ्रू स्लिट जंक्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होगी, वो ड्रग प्लाज्मा में भी होगी और वो ड्रग इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी होगी। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, 14 लीटर्स होगी, प्लाज्मा में भी होगी और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी होगी। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि साइज में स्मॉल होती हैं। जब वो साइज में स्मॉल है तो पहली बात हमने कर ली, स्लिट जंक्शंस के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगी। दूसरा, वो लिपोफिलिक भी है, यानी कि साइज में स्मॉल है तो वो तो स्लिट जंक्शन से गुजरेंगी ही गुजरेंगी। इसके अलावा वो लिपोफिलिक भी है। जब लिपोफिलिक है तो वो मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेंगी। जब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी तो वो आपके पास सेल्स में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स आपके पास प्लाज्मा में भी पाई जाएंगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी पाई जाएंगी और सेल्स में भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो ड्रग जो कि प्लाज्मा में भी पाई जाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी पाई जाती है और सेल्स में भी पाई जाती है, इट मीन्स उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज़्यादा है। अब कहने का मकसद ये है कि वो ड्रग्स जिनका साइज में बड़ी होती हैं, ठीक है, तो वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही नहीं सकती, वो वहीं पे रहेंगी, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगी, प्लाज्मा में ही होगी। ठीक है, अब वो ड्रग्स जो कि साइज में तो कम थी, ये एक केस हो गया। ठीक है, अभी हम दूसरा केस स्टडी कर रहे हैं। वो ड्रग्स जो कि साइज में कम थी लेकिन वो हाइड्रोफिलिक थी। अब साइज में कम थी लेकिन हाइड्रोफिलिक थी, तो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से वो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर से, उसको तो लिपोफिलिक होना पड़ेगा, तो वो सेल्स में नहीं जाएंगी। साइज छोटा था तो वो हमारे पास क्या करेंगी, स्लिट जंक्शंस के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगी। सो इट मीन्स कि ये वाली ड्रग्स जो हैं वो यहाँ पे भी पाई जाएंगी और यहाँ पे भी पाई जाएंगी, बट यहाँ पे नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि साइज में स्मॉल होती हैं और साइज में स्मॉल होने के साथ साथ वो हमारे पास लिपोफिलिक भी होती हैं। वो लिपोफिलिक होंगी तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो आएंगी आएंगी, क्योंकि वो साइज में स्मॉल है, स्लिट जंक्शंस के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगी। लेकिन चूंकि वो लिपोफिलिक है तो वो तो सेल की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकती हैं, सो इट मीन्स कि वो ड्रग्स यहाँ पर भी पाई जाएंगी, इस किस्म की ड्रग्स यहाँ पर भी पाई जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट वाली ड्रग थी ना, ये वाली, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये टिश्यूज़ तक पहुँच गई, सेल्स तक पहुँच गई, और सेल्स तक पहुँचने को ही तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा इट मीन्स के उसका एक्शन भी ज़्यादा होगा, तो हम उसके डोज को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक हो गया।
तो ये सारा था हमारा प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कहाँ कहाँ पे काम आ सकते हैं। हमने पहले बात की ना कि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट कंडीशंस हमने देखी थी कि किडनी का अगर पेशेंट है तो उसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। अगर एक्यूट फेस रिएक्टेंट्स हो गए हैं तो फिर हमारे बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। देन हमने देखा था कि अगर सुसाइडल अटैम्प्ट है तो उस केस में हमारे पास क्यों ज़रूरी था कि एक ड्रग का हमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पता होनी चाहिए। नाउ वी हैव डिस्कस्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। ठीक हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना, एग्जाम्पल के तौर पे दो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। दिस इज ड्रग ए एंड दिस इज ड्रग बी। फॉर एग्जाम्पल जो ड्रग ए थी वो 90% टिश्यूज़ की तरफ चली गई है और 10% प्लाज्मा में है, यानी कि 90% वो टिश्यूज़ की तरफ मूव करके गई है और 10% वो कहाँ पे है, ब्लड में है। और ड्रग बी है जो कि 90% प्लाज्मा में है और सिर्फ 10% टिश्यूज़ के अंदर जा रही है। ठीक है, तो दो किस्म की ड्रग्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डोज एडमिनिस्टर्ड, यानी कि आपने कितना डोज दिया और आपने जब चेक किया तो प्लाज्मा के अंदर कितनी कंसंट्रेशन आई उसकी, आपने जितना दिया और ब्लड के अंदर जितना पहुंचा, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो हम तो दोनों पेशेंट्स को 1000 मिलीग्राम दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि डोज हम दोनों को सेम दे रहे हैं। सो इस क्वांटिटी को हम कांस्टेंट रखते हैं। जब हम इसको कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो हम कहते हैं कि जिसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी और जिसकी वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। अगर हम ड्रग ए के केस में देखें तो ड्रग ए में क्या था, सिर्फ और सिर्फ 10% प्लाज्मा में रह रही थी, यानी कि इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इट मीन्स कि ये ज़्यादा टिश्यूज़ के पास जा रही है। ठीक हो गया। और ड्रग बी के अगर केस में देखें तो 90% प्लाज्मा में रह रही है, यानी कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। इट मीन्स कि ये टिश्यूज़ की तरफ कम जा रही है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, इसका मतलब है वो टिश्यूज़ की तरफ ज़्यादा जाएंगी, तो हम उनका डोज क्या करेंगे, हम उनका डोज कम करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन वो ड्रग्स जो प्लाज्मा में ज़्यादा रह रही हैं जबकि टिश्यूज़ की तरफ बहुत कम जा रही हैं, जब टिश्यूज़ की तरफ कम जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम डोज को इंक्रीज करेंगे। ऑल राइट। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम ये देखते हैं कि किस केस में हमने डोज ज़्यादा करना है और किस केस में हमने डोज कम करना है। ठीक है, हम अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया है और वो अपने सारे साइन एंड सिम्टम्स बता रहा है। सो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग यू मस्ट हैव एन आइडिया और इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और याद रखना है ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये नॉन होता है, कि ये कंपनीज की तरफ से लिखा हुआ आता है। वो ड्रग जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है इसका मतलब है कि वो प्लाज्मा में ही रह रही है, टिश्यूज़ की तरफ जा ही नहीं रही। ठीक है, और वो ड्रग जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ तक जा रही है। क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पहले डिफाइन किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, ब्लड से टिश्यूज़ तक जाना। ठीक है, तो वो थी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है। सही हो गया। अगर कोई पॉइजनिंग का केस है, इमरजेंसी है, तो डॉक्टर सबसे पहले ड्रग का नाम पूछता है एंड देन ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम इन्हीं एग्जांपल्स को लेके चलें तो हम कहते हैं कि एक ड्रग है जो कि 90% टिश्यू की तरफ जा रही है और 10% प्लाज्मा में, दूसरी ड्रग है। तो लेट्स से कि पेशेंट ने ये वाली ड्रग ली थी जो कि 90% टिश्यूज़ में चली गई और 10% प्लाज्मा में चली गई और पॉइजनिंग का केस है, आपने इस ड्रग को बॉडी से रिमूव करना है, तो क्या आप डायलिसिस करोगे या नहीं करोगे?
इस केस में अगर हम देखें तो देखो डायलिसिस का बेसिकली काम क्या है, मैंने पहले बताया कि डायलिसिस में डायलाइज़र जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है। तो जब ड्रग ब्लड के अंदर इतनी कम है तो आया ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज 90% ड्रग तो टिश्यूज़ के अंदर है और टिश्यूज़ का तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते क्योंकि 90% तो टिश्यूज़ के अंदर चली गई है। डायलाइज़र टिश्यू से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्रग बी के केस में देखें तो ड्रग बी में 90% प्लाज्मा के अंदर है और सिर्फ 10% टिश्यूज़ के अंदर है। तो आप 90% को निकालोगे, इस केस में आप डायलाइसिस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग ब्लड में है। लेकिन अब अगेन वही बात होगी, आप ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी देखोगे। अगर तो वो उस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है सो इट मीन्स कि वो बाउंडेड फॉर्म में है। जब बाउंड फॉर्म में है तो अगेन वही बात होगी कि डायलाइज़र प्रोटीन्स को तो फिल्टर ही नहीं करता। जब वो प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करता तो ड्रग भी फिल्टर नहीं होगी। सो हमने क्या देखना है कि कौन सी ड्रग को बॉडी से निकालना ईजी होगा? उस ड्रग को जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम हो। सो उस केस के में हम डायलाइसिस कर सकते हैं और पेशेंट को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे, हम डायलाइसिस की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा सो इट मीन्स कि वो प्लाज्मा में ही है, तो हम प्लाज्मा को फिल्टर कर सकते हैं। जब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है इसका मतलब है कि वो बाउंड फॉर्म में नहीं है। जब बाउंड फॉर्म में नहीं है तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर अफेक्टिंग में पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं ऊपर से बता देती हूँ। आई गेस मैंने पहले नहीं बताया। यस, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती है? एज इफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी वाटर कंटेंट, जिस बंदे में जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम इन्फेंट्स की बात करते हैं तो इन्फेंट्स के अंदर बॉडी वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, लिहाजा ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा वो बंदे जो मोटे होते हैं, ओबीस पर्सनस, ठीक है, उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ओबीस पर्सन बेसिकली फ़ैट ज़्यादा होते हैं और फैट्स के अंदर तो लिपोफिलिक ड्रग आसानी से बाइंड कर सकती है फैट्स के साथ, ठीक हो गया। इसके अलावा प्रेगनेंसी के केस में देखें तो प्रेगनेंसी में बेसिकली क्या हो रहा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन एल्ब्यूमिन क्या होता है, कम होता है, प्रोटीन्स कम हो जाती हैं। जब एल्ब्यूमिन कम होगा ड्रग बाइंड नहीं करेगी, जब बाइंड नहीं करेगी तो फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इफेक्ट भी ज़्यादा शो करेगी। जब फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है टिश्यूज़ तक जाएगी, इसी को ही तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस केस में हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। All right, so this is all about the first and second step of pharmacokinetics.